अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। आखिरकार अफगान हुकूमत की हठधर्मी की वजह से तुर्किया में होने वाले मुज़ाकरात बगैर किसी नतीजे के इख्तिताम पजीर हो गए, क्योंकि ये वाज़ेह नजर आ रहा था कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान के मुतालिबात को संजीदगी से लेने को तैयार नहीं है। और जाहिर है अफगान हुकूमत के अपने मफादात और भारत के साथ गठजोड़ ने भी इन मुज़ाकरात को सबूताज करने में कलीदी किरदार अदा किया है। लेकिन इन मुज़ाकरात में नाकामी के बावजूद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तेहरान में अफगान नायब वज़ीर दाखिला इब्राहिम सदर से मुलाकात की है। और इस मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इब्राहिम सदर से गुफ्तगू करते हुए इस बात पर जोर दिया कि मुज़ाकरात ही मसाइल का वाहिद हल है। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने मस्बत पैगाम दिया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बरादर ममालिक हैं और दोनों ममालिक के दरमियान इख्तलाफात को बातचीत और मुज़ाकरात के ज़रिए हल किया जाना चाहिए। यानी अफगान हुकूमत के तल्ख और गैर संजीदा रवैये के बावजूद वज़ीर दाखिला मुज़ाकरात के ज़रिए ही कशीदगी को दूर करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जो मुज़ाकरात तुर्किया में हुए उनको देख कर वाज़े अंदाज में कहा जा सकता है कि अफगान हुकूमत अमन के क़याम में संजीदा नहीं है। और अब मौजूदा सूरत हाल देख कर ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान में महाजराई बढ़ सकती है। और हुकूमती वज़रा पहले ही इस बात का इंदिया दे चुके हैं कि अगर मुज़ाकरात कामयाब ना हुए तो फिर एक नई जंग का आगाज़ होगा। और जाहिर है इस बयान की बुनियादी वजह भी यही है कि जब बार बार मुतालबे के बावजूद अफगान हुक्काम कलदम दहशतगर्दों की तंजीम के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर ऐसे में पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचेगा कि वो उन दहशतगर्दों की पनागाहों पर हमला करे जिनके ज़रिए से पाकिस्तान के अमन को दाव पर लगा कोशिश की जाती है। और यही वजह है कि वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने दहशतगर्दी के और दहशतगर्दों के ठिकाने पर मौसर कार्रवाई का इंदिया देते हुए अपनी ट्वीट में कहा है कि काबुल में कंट्रोल संभालने के बाद पाकिस्तान ने कई बार अफगान तालिबान हुकूमत से सरहद पार दहशतगर्दी खुसूसन भारतीय सरपरस्ती या फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। अता तारड़ का कहना था कि कतर और तुर्किया की सालिसी में दोहा और इस्तंबुल में मुनक़िदा 4 रोज़ा मुज़ाकरात का वाहिद एजेंडा यही था कि अफगान सरजमीन को दहशतगर्दों की तरबियती और लॉजिस्टिक अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होने से रोका जाए। मुज़ाकरात के दौरान पाकिस्तान ने काफ़ी नाकाबिले तरदीद शवाहिद फराहम किए जिन्हें मेज़बानों और अफगान वफ़द ने तस्लीम किया, लेकिन अफगान हुक्काम की जानिब से कोई अमल यकीन दहानी या फिर काबिल इतलाक़ वादा मौसूल ना हुआ और वो बुनियादी मसले से बार बार हटता रहा। अफगानिस्तान की जानिब से इल्ज़ाम तराशी और बहानेबाजी सामने आई जिसके बायस मुज़ाकरात किसी मौसर हल तक ना पहुँच सके। वज़ीर इत्तलात का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान अपनी आवाम की सलामती को अव्वलीन हैसियत देता है और दहशतगर्दों और उनके ठिकानों, सहूलतकारों और हामियों को ख़त्म करने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाता रहेगा। अब इसी तरह वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ भी अफगान हुकूमत को ख़बरदार करते हुए कह रहे हैं कि इस्लामाबाद की तरफ से किसी ने नज़र उठाकर देखा तो उसकी आंखें निकाल देंगे। अब दर हकीकत इन मुज़ाकरात का नाकाम होना और अफगान हुकूमत का कलदम दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई से हिचकिचाहट, बहुत सारी वजूहात इसके पीछे हो सकती है। दर हकीकत अफगान हुकूमत की जानिब से कलदम तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई न करना महज एक हिकमत अमली की नाकामी नहीं बल्कि एक सोचे समझे सियासी रवैये की अक्कासी करता है। बज़ाहिर काबुल हुकूमत अपने अंदरूनी और खारजी अहदाफ के तहत ऐसे गिरोहों के साथ टकराव से गुरेज कर रही है जिन्हें वो अपने मफादात के लिए एक दबाव के आले के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत खुद एक अस्करी कुव्वत के जोर पर बरसर इक़्तिदार आई है। ऐसे में उसके लिए इन कलदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई करना अपनी फ़िक्री असास के खिलाफ जाना है। यही वजह है कि TTP जैसे गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई करने से अफगान हुकूमत गुरेज करती दिखाई देती है। दूसरी जानिब वो ऐसे गिरोहों के साथ अपने ताल्लुकात को बरकरार रखना चाहती है जो मुस्तक़बिल में किसी भी जोग्राफियाई या सियासी दबाव के वक्त इसके काम आ सकते हैं। अब यही मफादात काबुल की पॉलिसीज़ में वाज़ेह तज़ाद पैदा करते हैं। दूसरी जानिब यह तासुर भी मजबूत होता जा रहा है कि अफगान हुकूमत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दानिस्ता तौर पर हवा देना चाहती है। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि काबुल हुक्काम ये समझते हैं कि ताकत के इस्तेमाल के ज़रिए वो अपने मुखालिफिन या हमसाया ममालिक पर दबाव डालने की सलाहियत रखते हैं। अफगानिस्तान के हुक्मरानों को ये ज़ोम है कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी अस्करी ताकत अमरीका को मैदान जंग में शिकस्त देकर निकाला। यह एहसास बर्तरी अब उनके सियासी रवैयों में झलकने लगा है। यही वजह है कि अफगान हुकूमत ये पैगाम देना चाहती है कि अगर वो दुनिया की सुपर पावर को झुकने पर मजबूर कर सकती है तो खित्ते के दीगर ममालिक खुसूसन पाकिस्तान पर भी दबाव डाल सकती है। यही सोच पाकिस्तान के साथ साथ ताल्लुकात में कशीदगी को हवा देने का बाइस बन रही है। यही वजह है कि कलदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के दहशतगर्द अफगानिस्तान में महफूज पनागाहों में मौजूद हैं, लेकिन काबुल हुकूमत उनके खिलाफ अमली इक़दामात से गुरेज करती है, जिसकी वजह साफ है कि अफगान हुकाम समझते हैं कि TTP पाकिस्तान के लिए एक मुस्तकिल दबाव का जरिया बन सकती है। ये भी हकीकत है कि अफगान हुकूमत के अंदर इस मामले पर खुल तौर पर इत्तफाक़ राय मौजूद नहीं है। तालिबान की क़यादत बज़ाहिर मुत्तहिद दिखाई देती है, लेकिन अमली तौर पर उसके मुख्तलिफ धड़ों के दरमियान नज़रियाती और इलाकाई इख्तलाफात मौजूद हैं। एक धड़ा या एक तबका जो ज़्यादा शिद्दत पसंद और नज़रियाती सोच रखता है वो पाकिस्तान के साथ
सख्त रवैया इख्तियार करने के हक़ में है, जबकि दूसरा तबका जो निस्बतन अमली और सिफारती सोच रखता है वो ये समझता है कि पाकिस्तान के साथ कशीदगी अफगानिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकती है, खुसूसन उस वक्त जब काबुल हुकूमत को बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम किए जाने के लिए हमायत दरकार है। यही दाखिली तकसीम अफ़गान हुकूमत की पॉलिसीज़ में तज़ाद पैदा करती है। कभी वो मुज़ाकरात और ताल्लुकात की बात करती है, वो कभी बयानात और इक़दामात से कशीदगी को बढ़ा देती है। अफ़गान हुकूमत की इस दोहरी पॉलिसी का एक पहलू ये भी है कि वो अपनी अंदरूनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने के लिए बैरूनी तनाज़ात को हवा दे रही है। अफ़गानिस्तान में इक़्तिसादी बहरान, बुनियादी सहूलियात की कमी, ख़वातीन के लिए हुकूक की पायमाली और आलमी सतह पर तन्हाई जैसे मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे में हुकूमत के लिए पाकिस्तान के साथ तनाज़े को उजागर करना एक आसान रास्ता है, जिससे वो आवाम के अंदर एक बैरूनी दुश्मनी का तासुर पैदा करके दाखिली दबाव कम कर सकते हैं। बहरहाल अफ़गान हुकूमत का TTP और दीगर कलअदम तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई ना करना महज इत्तफाक नहीं बल्कि एक सोचे समझे सियासी और नज़रियाती बयानिए का हिस्सा भी है। इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सरदार मसूद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब रहे हैं, साबिक सफारतकार हैं, हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सरदार मसूद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन जो एक मीडिएशन की कोशिश तुर्की और कतर की जानिब से की जा रही थी वो बुरी तरीके से नाकाम हुई है, तीसरा दौर भी बेनतीजा ख़त्म हो गया है। इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं सर? इससे इलाके में कशीदगी बढ़ जाएगी और उसके बाद जब ये मुज़ाकरात इस्तांबुल में हो रहे थे उनके दौरान भी पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर हमला किया गया, दरअंदाजी की कोशिश की गई जिसे नाकाम बना दिया गया, लेकिन हमारे 5 फौजी शहीद हुए हैं। तो हमारी जवाबी कार्रवाई थी, लेकिन ये है कि अगर यहाँ कशीदगी ख़त्म नहीं होगी, अगर अफ़गान तालिबान मुज़ाकरात के ज़रिए या वैसे दो तरफ़ा हमारे पैगामात जो हैं या कम्युनिकेशन है उसके ज़रिए इस बात पे कायल नहीं होते और कमिटमेंट नहीं करते हैं, बल्कि इसके ऊपर अमली कदम नहीं उठाते हैं कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान और दूसरे दहशत गर्द ग्रोह जिसमें अलकायदा भी शामिल है, अलकायदा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहलाता है, अगर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगा और अपनी सरजमीन के इस्तेमाल से उनको नहीं रोकेगा तो सिवाय जंग के हम कुछ नहीं देखते। और अगर जंग के बादल यहाँ रहेंगे तो ना अफ़गानिस्तान तरक्की कर सकेगा ना पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। और अभी भी एक बहरान है सरहदों के ऊपर, यानी मतलब ये कि तमाम ट्रैफिक उसकी आमद और रफ्त जो मुख्तलिफ सामान हैं उनकी तरसील वो सारी की सारी बंद है। तो मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के अवाम के साथ बहुत ज़्यादती होगी कि इस तरीके से गैर ज़िम्मेदाराना तरीके से अफ़गान तालिबान इस खत्ते को जंग की भट्टी में झोंक दें। सर, अब अफ़गान गवर्नमेंट के यहाँ ये जारे मिजाजी क्यों है? वो लचक जिसका मुजाहरा पाकिस्तान तो करता है लेकिन दूसरी तरफ से देखने को नहीं मिला। एक और मौका भी दिया गया, कतर ने इसमें सालिस का किरदार अदा किया। अब टर्किश जो इंटेलिजेंस चीफ है, ख़ुद टर्किश गवर्नमेंट है, वो इसमें रोल प्ले करती रही। लेकिन क्या वजह है कि दूसरा फरीक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाने को तैयार नहीं? देखिए, जो कतर में सहूलतकार थे या सालिस थे और उसके अलावा तुर्की, इन दोनों हमारे नुक्ता नज़र के कायल हैं। और जब आमने सामने अफ़गान तालिबान के साथ हमारी मुलाकात हुई है तो हमने उनको दस्तावेज़ात भी दिए, सबूत भी दिए, और सबूत की ज़रूरत नहीं थी। उनको मालूम है कि कहाँ कहाँ वो कुनर है, नंगरहार है, पक्तीता है, खोस्त है, जहाँ भी जो भी इलाक़े हैं जिनकी निशानदेही अक़वाम मुत्तहिदा कर चुकी है कि वहाँ कहाँ कहाँ पनाहगाहें और तरबियत गाहें मौजूद हैं जिनकी हिंदुस्तान सरपरस्ती कर रहा है, सरमायाकारी कर रहा है। तो उनके पास भी इंटेलिजेंस मौजूद है। उन्होंने शायद एक उज़र पेश किया, मैं उसे उज़र लंग कहूँगा, कि हम उनके ऊपर कोई किसी किस्म की दस्तरस नहीं है तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर। तो ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस वक्त जो सिक्का राइजुल वक्त है वो अफ़गान तालिबान का है। वो चाहें अगर ये हुक्म दे दें, फतवा दे दें कि वो अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये सारे के सारे हमले रुक जाएंगे और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान बजाय तसादम के, जंग व जदल के, एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे और माशी और इलाक़ाई ताउन के लिए जितने भी कदम उठाने चाहिए वो उठाएंगे। तो क्या चीज़ है आपके नज़दीक जो उन्हें रोक रही है? अब या अगर मिनिमम ज़ाहिर मुज़ाकरात होते हैं तो कोई मिनिमम कॉमन एजेंडा तो होता है जिसको अचीव करना मकसूद होता है, जिसपे दोनों पार्टीज एग्री कर जाती हैं। क्या चीज़ है ऐसी? कोई एक्सटर्नल एजेंट है, जैसे भारत का यकीनन हाथ है, सहूलतकारी है, वो रोक रहा है, या कोई और बात है सर?
कई अवामल हैं, कई अनासर हैं, लेकिन मैं निशानदेही करना चाहता हूँ सबसे पहली ये कि जो अफ़गान तालिबान के अंदर भी बहुत शिद्दत पसंद अनासर मौजूद हैं और वो पाकिस्तान दुश्मनी के एक बयानिए को फ़रोग़ दे रहे हैं, परवान चढ़ा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो है भारत का यकीन हाथ है। भारत का पहले तो सिर्फ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ऊपर हाथ था या उनकी सरपरस्ती करता था, लेकिन अब उन्होंने ये किया है कि ख़ुद अफ़गान तालिबान के अंदर धड़ेबंदी की है और उन्हें पाकिस्तान दुश्मन बनाया है, पाकिस्तान दुश्मन बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। उन्हें दिल्ली ले गए, उनकी आवभगत की है, उन्हें कहा है कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, पाकिस्तान तुम्हारा दुश्मन है। तो एक ये अनासर है। दूसरा ये है कि उन्होंने एक उज़्र भी पेश किया है। उन्होंने ये उज़्र पेश किया कि शायद उनके पास ऐसी इस्तेदाद नहीं है, तहरीक तालिबान उनकी बात नहीं सुनेंगे, हमें ये उज़्र कबूल नहीं करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ ये वो अनासर हैं जो मिलजुल के। अच्छा, फिर ये है कि कुछ भारत का तो जिक्र किया जा रहा है, लेकिन कुछ और भी इंटेलिजेंस एजेंसीज इत्तलात आई हैं कि वो भी मुतहर्रिक हैं और मसलहत की बुनियाद पे हम उनके नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन क्योंकि इस वक्त जो है वहाँ ये इसे एक किस्म का अफ़गानिस्तान दहशतगर्दी की जंग के ख़ात्मे के बाद भी दहशतगर्दी का एक एपिसेंटर बन रहा है। यानी मतलब ये है कि वो और तालिबान हुकूमत जो है, जो उनके हुक्मरान हैं, वो एक किस्म के अभी हालत जंग से बाहर नहीं निकले और उनकी जो मईशत भी है, वॉर इकॉनमी है, वो उन्होंने ख़ुद भी जो महसूलात इकट्ठे किए हैं उसकी वजह से उनकी जो है माली हालत बेहतर हुई है, लेकिन जो है बाहर से इंसानी इमदाद मिली है उनको, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो मैं समझता हूँ कि ये वो सब अनासर हैं मिलजुल के। फिर एक और बहुत ही इंतहा पसंदाना जो पुराना किंग ज़ाहिर शाह के ज़माने से एक दुश्मनी चली आ रही थी पाकिस्तान से, उसे दोबारा से बेदार किया जा रहा है। तो ये सारे अवामिल हैं, लेकिन नविश्ता दीवार ये है कि हम दोनों को एक दूसरे के साथ मुतसादिम नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम और अफ़गानिस्तान के अवाम को मिलकर एक दूसरे का हाथ बटाना चाहिए। जंग व जदल के ये बादल ख़त्म होने चाहिए और जो जाने इधर ज़ाया हो रही हैं वो यानी हमारे फ़ौजी हों या हमारे सिविलियंस हों, ये सिलसिला, ये कत्ल आम ख़त्म होना चाहिए। और ये भी वाज़े पैगाम यहाँ से हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से गया है, किसी भी हुकूमत से, किसी भी सॉवरन टेरिटरी से ये जाएगा कि अगर आपके यानी हमसाया मुल्क में अगर मनसूबाबंदी होगी, उसके बाद बाकायदा जो है हमले किए जाएंगे, हमले किए जाएंगे। इस साल जो है तक यानी ये पहले 10 महीनों में तकरीबन 1500 के करीब हमले हो चुके हैं। आप ये 1500 हमले जो है ये जंगी तो है ना, तो उसका जब जवाब देंगे तो आप सिर्फ उसको जंग नहीं कहेंगे जो अभी पाकिस्तान मुसलसल इस जंग का शिकार रहा है। ठीक सर, लास्टली अगर आने वाले दिनों में कशीदगी बढ़ती है तो ये इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक तो महदूद नहीं रहेंगे, यकीनन खित्ते में भी इसकी हिद्दत महसूस की जाएगी। तो खित्ते की जो दूसरे जो प्लेयर्स हैं वो इसको कम करने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं और क्या वो आगे आते हुए, आगे बढ़कर कोई किरदार अदा करते हुए नजर आ रहे हैं आपको? 4-3 ममालिक तो पहले ही इस मसले के हल के सिलसिले में आगे बढ़ चुके हैं। उसमें कतर और तुर्की है, फिर सऊदी अरब है, ईरान है और हमारे दूसरे भी बही खा हैं, मिसाल के तौर पर चीन है, और वो भी इस कशीदगी को, इस तसादम को ख़त्म करना चाहते हैं। अमेरिका के सदर ट्रंप ने यह कहा है कि वो भी सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं या ये जंग बंदी करवा सकते हैं। ये जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई है और ये जंग जो है अफ़गान तालिबान मुसल्लत कर रहे हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ज़रिए, और दूसरी तरफ जो है इसकी पुश्तपनाही हिंदुस्तान कर रहा है। तो आपने सही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, हिद्दत जो है वो पूरा खित्ता महसूस करेगा, बल्कि इसकी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल डायमेंशंस भी हैं, क्योंकि अमेरिका और उसके हलीफ भी बिलवास्ता या बराह रास्त मुतासर होंगे। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आज़ाद कश्मीर पे होने वाली सियासी तब्दीली पर बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज़ाद कश्मीर में सियासी रुत बदलने वाली है। पीपल्स पार्टी का दावा है कि उसके पास हुकूमत बदलने के लिए नंबर गेम पूरा है।
जिसका मतलब ये हुआ कि पीपल्स पार्टी वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब बना सकती है, लेकिन अभी तक अदम एतमाद की तहरीक असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा नहीं कराई गई। पहले ये खबर गर्म रही कि पीपल्स पार्टी में वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवार को लेकर इख्तलाफात जन्म ले रहे हैं, लेकिन अब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली में इन हाउस तब्दीली की कोशिशों के पेश नज़र पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नए वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी यासीन का नाम फाइनल कर लिया है। ज़राए के मुताबिक चौधरी यासीन के नाम पर हतमी फैसला इस्लामाबाद में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया है, जिसमें पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी शरीक थी। इजलास में आज़ाद कश्मीर की मौजूदा सियासी सूरत हाल और इन हाउस चेंज के इम्कानात पर तफसीली गौर किया गया। अब एक तरफ PTI के फॉरवर्ड ब्लॉक के अरकान का साथ पीपल्स पार्टी को हासिल है, लेकिन दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ ने पार्टी के मुनहरिफ अरकान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है। कानूनी माहिरीन के मुताबिक इलेक्शन एक्ट 2020 की दफ़ा 30 की ज़ेली शक 3 और 4 के तहत कोई MLA पार्टी तब्दील करने से नाहिल हो सकता है, यानी कानूनी तौर पर पीपल्स पार्टी के लिए हुकूमत तश्कील देना एक चैलेंज तो बन सकता है। डॉक्टर कादिर खान मंदोखेल इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम। जी मंदोखेल साहब, बड़ा सादा सा सवाल है सर। पीपल्स पार्टी क्योंकि अभी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा नहीं हुई है, क्या पीपल्स पार्टी मुकम्मल तौर पर तैयार है इसके लिए, या आपको लगता है कि अभी भी कुछ हिमायत दरकार है जिसके बाद ये मूव टेबल की जाएगी? के लिए 27 मेंबरान चाहिए और 27 ऑलरेडी पीपल्स पार्टी के पास है, 17 हमारे हैं और 9-10 नून लीग के हैं। वो जो आज़ाद अरकान या PTI के अरकान ने जो ज्वाइन किए वो इसके अलग है, उन समेत तकरीबन ये 36 आ जाते हैं, 36। लेकिन अब ये कि मेरे ख्याल में आपको पता है, थोड़ा सा बैकग्राउंड जानने की जरूरत है कि जब ये इलेक्शन हुआ आज़ाद कश्मीर का तो सबसे बड़ी पार्टी तो PTI थी, दूसरे नंबर पीपल्स पार्टी और तीसरे नंबर पर मुस्लिम लीग नून। मगर आपको याद होगा कि PTI ने PTI के खिलाफ साजिश की है और अनवर उल हक साहब जो है ना वो खड़े हो गए और उन्हें जो स्पीकर थे, और उसके बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी ने भी उनको ज्वाइन किए और अभी नून लीग ने एंड वक्त पे उनको इनकार कर दिया उसकी सपोर्ट से। तो ये अनवर उल हक साहब की हुकूमत ऑटोमेटिकली एतमाद खो चुकी है। लेकिन अब वो फाइल करे या न करे, अखलाकी तकाजा तो यही है कि वो खुद रिजाइन करे, मगर मुझे लग रहा है कि ये भी इमरान खान साहब के नक्शो कदम पे चल रहे हैं और आखिरी गेंद तक खेलेंगे। मंदोखेल साहब, एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये ना कि 17 लोग तो आपके हैं, लेकिन अगर फॉरवर्ड ब्लॉक के 10 लोगों की हिमायत आपको मिलती है तो 27 हो जाएंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग अगर आपको वोट देते हैं तो उन पर फ्लोर क्रॉसिंग जो डिफेक्शन क्लॉज है वो भी अप्लाई होगी इलेक्शन एक्ट 2020 के तहत, तो वो तो एक बहुत बड़ा कानूनी चैलेंज बन जाएगा पीपल्स पार्टी का। उससे कैसे निपटेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है कि वो आज़ाद कश्मीर में ये नहीं है, ये कानून नहीं है जो पाकिस्तान में है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि इससे पहले अगर ये कानून लागू होता तो अनवर उल हक साहब और उनकी काबीना के ऊपर हो जाता, क्योंकि उन्होंने तो PTI के खिलाफ बगावत करके और अपनी हुकूमत बना ली है और वो नियाजी साहब को उठा के और उसके बाद तनवीर इलियास साहब के साथ फिर उन्होंने वो नाइल हो गए और उसके बाद जाके इनकी हुकूमत बनी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि नून लीग तो वैसे ही आप देख रहे हैं, नून लीग कहते हैं कि हम साथ है और हम मतवाद की तहरीक के साथ है। अगर नून लीग साथ देती भी है तो 7 लोग हैं, वो फिर 26 का नंबर आप अचीव करते हैं, एक वोट आपको फिर भी चाहिए होगा। तो दो पार्टी तो और है ना, वो जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी का एक वोट है और एक को मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का, 2 वोट तो वो भी ऑटोमेटिकली है साथ, तो हुकूमत तो आसानी से बन जाएगी और अदम एतमाद की तहरीक ऑलरेडी नून लीग कह चुकी है। लेकिन मुझे लग रहा है कि नून लीग यहाँ जो है ना वो अनवर उल हक साहब को जो उठाना चाहती है, मगर अगली हुकूमत को बनाना नहीं चाहती है और वो चाहती है कि इलेक्शन हो जाए। और सबसे बढ़कर ये है कि नून लीग ने जो वादे किए है अवामी कमेटी के साथ और वो पूरे कर नहीं सकती, इस वजह से इन्होंने अनवर उल हक साहब की हुकूमत को सपोर्ट करना भी छोड़ दिए और आगे जाके हुकूमत को सपोर्ट करना के भी वो इनकारी है। तो इसका मतलब ये है कि वो चाहती है कि इलेक्शन हो जाए और ये अवामी जो कमेटी की जो मायदे है या जो उनकी मुतालबात है वो गोल मोल हो जाए और फिर वो अक्सरियत से आ जाए और उसके बाद अपनी मनमानी का करे। मुझे लग रहा है नून लीग ये खेल रही है। तो सर, पीपल्स पार्टी अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात को कैसे मानेगी या मंजूर कराएगी? ये तो चैलेंज आपके लिए भी होगा। हुकूमत लेना तो आसान होगा, लेकिन जाहिर है जिस बैकड्रॉप में ये हुकूमत तब्दील हो रही है वो तो अवामी एक्शन कमेटी के मुतालबात ही हैं।
देखिए, अवामी एक्शन कमेटी की जो मुतालबात है पीपल्स पार्टी के लिए कोई नहीं है। पीपल्स पार्टी अवामी पार्टी है और यकीनन जो अवाम के मुतालबात है वो हमारे मुतालबात है। उनके चीदा मुतालबात है और पीपल्स पार्टी उनके साथ एग्री है। मिसाल के तौर पे वो ये कहते हैं कि जो काबीना है वो 20 अरकान से ज्यादा ना हो, बाकी जो बिजली वगैरह की जो बिल है उनकी जो यूनिट है वो पहले डिसाइड हो चुके हैं। अब रहेगी जो महाजरीन का सीट है उनके ऊपर देखिए पीपल्स पार्टी यकीनन कोई ना कोई उनके सामने बैठ के और कोई ना कोई लामल तो निकालेगी। और लेकिन अभी अगर हुकूमत खत्म हो जाती है तो इलेक्शन नहीं हो सकती। उसकी वजह ये कि अभी 1 महीने के बाद तो बर्फबारी शुरू हो जाएगी, तो ये अगले जुलाई तक तो कम से कम मार्च तक तो मौसम इसी तरह रहेगा, तो ऑटोमेटिकली फिर वो टेन्योर तक आएगा। तो इसी वजह से पीपल्स पार्टी चाहती है कि एक स्मूथ और ट्रांजेक्शन हो और अनवर उल हक साहब जो ना खैर खैरियत से घर चले जाए और अगली हुकूमत को मौका मिले, अगले वज़ीर आज़म को। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि लेकिन अनवर उल हक साहब मुझे लगता है कि वो उसी तरह ना इमरान खान साहब की तरह या सुहेल अफरीदी साहब की तरह अफरा तफरी के ज्यादा शौकीन है और वो ये चाहता है कि जबरदस्ती मुझे निकाला जाए। हालांकि जबरदस्ती नहीं होता है, अदम एतमाद की तहरीक भी एक कानूनी और आईनी तकाजा है और कानून मौजूद है। मंदोखिल साहब, लास्टली ज़ाहिर है नून लीग ये कह रही है कि वज़ीर आज़म के चुनाव में वो पार्टिसिपेट नहीं करेगी या पीपल्स पार्टी की हिमायत नहीं करेगी, तो वहां पे कोई क्राइसिस जन्म ले सकता है? देखिए, क्राइसिस तो इस लिहाज से तो हो सकता है ना, लेकिन आप थोड़ा सा नून लीग की नीयत को देख ले कि वो अदम एतमाद की तहरीक तो साथ दे रहे हैं और अगली हुकूमत बनाने में नहीं। तो ये मतलब दोगली पॉलिसी नहीं है कि आप तो चाहते हैं कि आप अफरा तफरी हो, हुकूमत न बने क्योंकि वफाकी हुकूमत इनके पास है, तो ये चाह रहे कि वफाक के जरिए वो कश्मीर को कंट्रोल कर ले। इसके अलावा तो मुझे उनकी कोई सोच का नजर नहीं आ रहा है। आप नहीं चाहते हो अदम एतमाद की तहरीक का आप साथ दे रहे हो, अनवर उल हक साहब की हुकूमत की सपोर्ट करना भी आपने छोड़ दिए, फिर आप पीपल्स पार्टी का भी साथ दे रहे हैं कि उसको पूरी तरह गिराया जाए और जब पीपल्स पार्टी हुकूमत बना ले तब हम नहीं बनाएंगे। तो इनकी नीयत मुझे नहीं लग रहा है कि वो ठीक है। और यकीनन आज़ाद कश्मीर का जो इशू है, एक तरफ हिंदुस्तान के साथ हमारी जंग चल रही है और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ हमारी इस तरह एक टेंशन की सूरत हाल है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि नून लीग को इन सारी चीज़ों को देख के फैसला करना चाहिए ताकि स्मूथली ये हुकूमत का जो ट्रांजेक्शन है वो हो जाए और अफरा तफरी का नजर ना हो जाए। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मंदोखिल साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादिर खान मंदोखिल हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। HIV के बढ़ते हुए केसेस ने महकमा सेहत सिंध के लिए एक बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है। हालिया दिनों में वजीर सेहत और बहबूद आबादी सिंध की जेर सदारत सिंध भर में HIV के बढ़ते हुए केसेस और फैलाव की रोकथाम के हवाले से अहम इजलास में वजीर सेहत को सूबे भर में HIV के बढ़ते हुए केसेस पर ब्रीफिंग दी गई। इजलास में फराहम करदा आदादोशुमार के मुताबिक सूबे भर में HIV से मुतासरा बच्चों के रजिस्टर्ड केसेस की तादाद 3,995 से तजावुज़ कर चुकी है, जिनमें सबसे ज़्यादा 1,144 केसेस लाड़काना से रिपोर्ट हुए हैं। शिकारपुर, मीरपुर खास और दीगर अजला में भी सैकड़ों केसेस सामने आए हैं। यह आदादोशुमार इस बात की तरफ वाज़े इशारा करते हैं कि सूबे में यह वबा एक संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और इसके फैलाव की वजूहात का गहराई से जायज़ा लेना नागुज़ीर हो चुका है। HIV के बढ़ते हुए केसेस की वजह उसकी सबसे बड़ी जो अहम सबब है, जिसकी निशानदेही खुद वज़ीर सेहत सिंध अजरा पिचोहो ने भी की है, वो हम जिन्स परस्ती के बढ़ते हुए रुझानात हैं। तिबी माहिरीन के मुताबिक हम जिन्स परस्ती के बाज़ गैर महफूज तरीक़ा अमल HIV के फैलाव में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात के दौरान वायरस के मुंतकिल होने के इम्कानात आम जिनसी अमल की निस्बत कई गुना ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में ऐसे अफराद जिनके दरमियान गैर महफूज हम जिन्स परस्ती के ताल्लुकात है और उनमें HIV के केसेस की शरह ज़्यादा देखी गई है। ये बात समझना ज़रूरी है कि HIV किसी ख़ास गिरोह या शनाख्त से मुंसलिक बीमारी नहीं, बल्कि मखसूस गैर महफूज जिनसी रवैयों से फैलती है। ताहम अगर किसी माशरे में ऐसे रवैये खुफिया तौर पर आम हों और उनके बारे में शऊर कम हो तो वायरस के फैलने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। तिबी माहिरीन के नज़दीक हम जिन्स परस्ती के दौरान वायरस के मुंतकिल होने के इम्कानात आम जिनसी अमल के मुकाबले में कई गुना ज़ायद होते हैं और हम जिनसी ताल्लुकात अमूमन खुफिया तौर पर कायम किए जाते हैं, जिसके बायस ना तो बाकायदा तिबी जाँच मुमकिन होती है और ना ही मुतासर अफराद इलाज या मशवरे के लिए खुलकर सामने आते हैं। नतीजतन वायरस एक से दूसरे फ़र्द में खामोशी से मुंतकिल होता रहता है। फिर ऐसे अफराद जो हम जिन्स परस्त ताल्लुकात रखते हैं उनमें कई बार जो है वो ऐसी तादाद भी ज़्यादा होती है और अक्सर हिफाजती तदाबीर इख्तियार नहीं की जाती है। और ये एक इंतहाई अलार्मिंग बात है जो ख़ुद वज़ीर सेहत कर रही है और इसके साथ साथ माशरती बदनामी और शर्म के बायस भी ये अफराद ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करते हैं। ये एक बहुत ही अलार्मिंग किस्म का स्टेटमेंट है जो सूबाई वज़ीर आनिब से सामने आया है और इसके इम्प्लीकेशंस भी हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
मुहाफिजी डकैत बन गए, ये जुमला किसी फिल्मी मंजर की तरह लगता है, लेकिन शादरा में पेश आने वाला ये वाकया हकीकत बनकर सामने आया है। पुलिस का वो अफसर जिसका फर्ज शहरियों की जानो माल की हिफाजत था, खुद उन्हीं के माल पर डाका डालने में मुलव्विस निकला। शादरा पुलिस की जानिब से गिरफ्तार होने वाला सब इंस्पेक्टर अमार, जो थाना न्यू अनारकली ऑपरेशंस विंग में तैनात था, उसने न सिर्फ अपने ओहदे की हुर्मत को पायमाल किया, बल्कि पुलिस के मुकद्दस पेशे पर सवालिया निशान भी लगा दिया। जब कानून के मुहाफिजी कानून तोड़ने लगे तो आवाम के एतमाद को जो धचका लगता है उसे बहाल करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता। अब ये वाकया उस वक्त मंजर-ए-आम पर आया जब इस्लामिया कॉलोनी में होने वाली एक डकैती की सीसीटीवी फुटेज सामने आई। इस फुटेज में हैरानकुन तौर पर एक शख्स को देखा गया जो आम मुलजिम नहीं बल्कि खुद पुलिस अफसर निकला। तहकीकात से इंकशाफ हुआ कि सब इंस्पेक्टर अमार ने एक रिकॉर्ड याफ्ता डाकू के साथ मिलकर शहरी से 4,70,000 रुपये लूटे थे। ये वो लम्हा था जब कानून नाफिज करने वाले इदारे के अंदर ही से कानून शिकन पैदा होने का इंकशाफ हुआ। शादरा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए फुटेज की मदद से अमार को गिरफ्तार किया और उसे मजीद तफ्तीश के लिए क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। ये वाकया सिर्फ एक अफसर की बदउनवानी नहीं बल्कि एक ऐसे निज़ाम की कमज़ोरी की निशानदेही करता है जिसमें एहतसाब का अमल कमज़ोर और निगरानी का निज़ाम नाकाफ़ी दिखाई देता है। जब पुलिस फोर्स में शामिल कोई एहलकार अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करता है तो इसका नुकसान सिर्फ मुतासरा शहरी को नहीं बल्कि पूरे इदारे की साख को होता है। आवाम के दिलों में जो खौफ और बेतमादी पैदा होती है वो कानून के मुहाफ़िज़ के और कानून के नफाज के पूरे ढांचे को हिलाकर रख देती है। मुहाफ़िज़ जो खुद डाकू बन जाए तो फिर आवाम किसके पास फरियाद लेकर जाए? यही वो सवाल है जिसका जवाब पुलिस क़यादत को संजीदगी से तलाश करना होगा। ये केस इस बात का सबूत है कि पुलिस के अंदर मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ कड़ा एहतसाब वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। वो कि शादरा पुलिस ने फौरी कार्रवाई करके एक मस्बत मिसाल कायम की है, लेकिन ये एक इशारा भी है कि अंदरूनी एहतसाब के बगैर इदारे पर आवाम का एतमाद बहाल नहीं हो सकता। ज़रूरी है कि पुलिस डिपार्टमेंट अपनी सफ़ों में मौजूद बदउनवान अनासिर की निशानदेही करे और उनके खिलाफ शफाफ तहकीकात करे और उन्हें करार वाक़ई सज़ा दे। अब सब इंस्पेक्टर अम्मार की गिरफ्तारी इस बात का पैगाम है कि वर्दी किसी को कानून से बालातर नहीं बनाती। अगर पुलिस वाकई आवाम की मुहाफ़िज़ बनना चाहती है तो उसे अपने अंदर मौजूद काली भेड़ों को बेनकाब करके ख़ुद को साफ़ और शफाफ बनाना होगा। यानी मुहाफ़िज़ों को दोबारा मुहाफ़िज़ बनने के लिए सबसे पहले अपने ज़मीर के आईने में होगा। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।